उन्हीं किसानों को गाड़ियों से कुचला जा रहा है। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों व अपने अंतर मन में चल रहे वैचारिक युद्ध से उत्पन्न हुए विचारों को पूरी निडरता के साथ सभी के समक्ष रखने में समर्थ उपस्थित युवाओं को मैं कुमारी दीप्ति राय से तो मैं प्रणाम करती हूँ। कही गई ये पंक्तियां मास पंक्तियां नहीं है, पूरे भारत को शर्मसार करती लखीमपुर में हुई घटना की सच्चाई है। हमारे भारत देश का किसान जो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है, हमारे भारत देश का किसान जो हमारा अन्नदाता है, हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी किसान परिवार से होकर आती है और वो किसान जब सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए उतरता है तो उसे मार दिया जाता है। एक तरफ ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे भारत देश को लोकतांत्रिक देश होने की दुहाई देते हैं, वहीं दूसरी तरफ संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले भी यही लोग हैं। मैं शर्म महसूस करती हूँ ये कहने में कि मैं उस मध्य प्रदेश में रहती हूँ जहाँ के मंदसौर में सड़क पर विरोध जता रहे किसान की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और किए गए इस कुकृत्य को सही ठहराया जाता है। मैं शर्म महसूस करती हूँ ये कहने में कि मैं उस देश में रहती हूँ जहाँ जय जवान जय किसान का नारा तो लगाया जाता है, लेकिन वहाँ के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा अपने गाड़ी से किसानों को कुचलकर मार देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे। जिस लोकतांत्रिक देश में लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी ना हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी ना हो, वो लोकतांत्रिक देश नहीं बल्कि तानाशाही की ओर बढ़ता हुआ देश है। इस तानाशाही के दो रवैये हैं, एक जहां सरेआम कत्लेआम मचाया जाता है, दूसरा वो जहां लोगों को विचार शून्य बनाया जाता है। और ये भाजपा सरकार इन दोनों ही दिशा में देश को धकेल कर गर्त की ओर लेकर जा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस अहिंसा के दम पर देश को आज़ादी दिलाई थी, जिन महान महापुरुषों के त्याग और बलिदान पर इस भारत देश की नींव रखी गई थी, उनके सपनों का भारत ये कतई नहीं था जहां देश के किसान को शोषण की ओर धकेल दिया जाए। उनके सपनों का भारत ये कतई नहीं था जहां किसान के साथ ऐसी बर्बरता हो। उनके सपनों का भारत ये कतई नहीं था कि देश की राजनीति से आदर्श विलुप्त हो जाए। लेकिन आज हमारे देश में यही वास्तविकता है। देश में राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है, इसलिए हमारे देश में आज ऐसे हालात हैं कि कल जो भरे मंचों से जिन्हें गालियां दिया करते थे, वो आज उन्हीं के साथ बैठकर तालियां बजा रहे हैं। जो किसान अपने खून पसीने की एक एक बूंद से अपनी मातृभूमि को चीर हमारे लिए अन्न उगा सकता है, वो बड़ी से बड़ी सत्ता को अपने सामने झुकाने की काबिलियत रखता है। और ये बात प्रत्यक्ष प्रमाणित हो चुकी है 2 दिन पहले। लेकिन इस वादा खिलाफी भाजपा सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक किसानों के लिए सही नीतियां नहीं बन जाती, उनका सही क्रियान्वयन नहीं हो जाता, ये संघर्ष जारी रहेगा। अंत में स्वरोचित कविता के माध्यम से किसानों की स्थिति को दर्शाते हुए किसानों का आह्वान करना चाहूंगी कि किसानों को जा रहा है ठगा, इस सरकार ने हमको दिया दगा। किसानों को जा रहा है ठगा, इस सरकार ने हमको दिया दगा। अब तो अपना जमीर जगा, अब न संभले तो सुनहरा कल न होगा, अब हमको ही लड़ना होगा। किसान बिल के नाम पर किए झूठे वादे किसानों को लाभ देंगे, ऐसे नहीं है इनके इरादे। अब कर्तव्य बनता है हमारा कि हम ये सरकार गिरा दें। एक साथ मिलकर सबको चलना होगा, अब हमको ही लड़ना होगा, अब हमको ही लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। दीप्ति जी, एक पहले तो आपका जोश देख के सलाम। आपने मुझे भी जोश में भर दिया और बहुत अच्छा बोली, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉलीग होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते बस एक सुझाव, और बहुत जोश से बोलो, और वो सब जो वक्ता प्रवक्ता बैठे हैं, देखिए सरकार देश नहीं, देश सरकार नहीं। हमें एक प्रवक्ता होने के नाते ये लकीर को बार बार लोगों को याद दिलवाना है। तो आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, मेरा सुझाव है कभी मत बोलिए मैं शर्मसार हूं, मैं आज उस देश में हूं जहां ये हो रहा है, मैं शर्मसार हूं उस मध्य प्रदेश में जहां ये हो रहा है। उसको थोड़ा बेटर करके बोलिए, मैं शर्मसार हूं कि आज देश में ऐसी सरकार है जिनके मंत्री कुचल रहे हैं। मैं शर्मसार हूं कि मैं मध्य प्रदेश में ऐसी भाजपा की सरकार है जो किसान झोली भरता है उस पर गोली दाग रहे हैं। तो देश और सरकार में अंतर हमें नहीं भूलना है, और बार बार जो हमें सुन रहा है उसको याद दिलाएं, पर पूरे नंबर 100/100 जिस जोश से आप बोली हैं और क्लैरिटी से बोली। थैंक यू सर, थैंक यू। जयवीर भैया, हम लोगों ने बहुत मेहनत से इन हीरो को निकाला है, खोजा है, उन्हीं को तराश रहे हैं। तराशेंगे आप सभी की छत्र छाया में। हमारे बीच कुछ ऐसे साथी भी हैं, वो साथी जो पिछले यंग इंडिया के बोल में दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए थे, मगर उन्होंने हौसला नहीं खोया, हिम्मत नहीं हारी। मैं द्विजेंद्र तिवारी को स्टेज पर आमंत्रित करती हूं। नमस्कार।
कबीरा जग बौराना, साच कहो तो मारन जावे झूठे जग पतियाना। कहते हैं अगर सच बोलो तो पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है, किंतु आज अगर आपने बेरोजगारी पर सच बोलना शुरू कर दिया तो सबसे पहले बीजेपी का आईटी सेल, उसके बाद सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनकम टैक्स और अन्य तमाम एजेंसियां आपके पीछे पड़ जाएंगी और आपको जिंदा लाश बनाकर छोड़ देंगी। भारत आज उस विकट परिस्थिति से गुजर रहा है कि जहां व्यक्ति 2 जून की रोटी का इंतजाम भी नहीं कर पा रहा है, जहां व्यक्ति पहले 2 वक्त की चाय बड़े आराम से पी सकता था, आज 1 वक्त की चाय के लिए भी अपनी जद्दोजहद कर रहा है। और क्यों? क्योंकि आज उसके हाथों में पैसा नहीं है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह भारत सरकार का खुद का पीरियोडिक लेबर सर्वे कहता है कि आज लोगों की इनकम घटी है। मैं कुछ तथ्यों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। पहला, कि कॉर्पोरेट घरानों का लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया जाता है, किंतु एक गरीब का, एक किसान का, एक मजदूर का 1 रुपया माफ नहीं किया जाता। दूसरा, आज सभी सरकारी संपत्तियां प्राइवेट हाथों में सौंपी जा रही हैं, और खास तौर पर 2 व्यक्तियों के हाथों में कुछ ज्यादा ही, और उसमें से एक महाशय तो ऐसे हैं कि जिनके बंदरगाहों पर रोजगार कम और ड्रग्स ज्यादा मिलती है। तीसरा, 2015 से 2021 के बीच मनरेगा में 25 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन रोजगार मिलता है सिर्फ 1.92 करोड़ लोगों को। पंचायती राज व्यवस्था को सरकार ने पूरी तरह ठप्प कर दिया है। एक मजदूर जो 2010-11 में प्रतिमाह 6,000 रुपए कमा रहा था, वो आज 21 में भी 6,000 से 7,000 तक ही पहुंच पाया है। आज एक मजदूर को इस सरकार ने मजबूर बना दिया है कि वो कम पैसों में ही अपने घर का पालन पोषण कर रहा है। अब 6 से 7,000 रुपए में अपनी बिटिया की शादी वो कैसे करेगा और अपने बच्चों को वो कैसे पालेगा पोसेगा। जिस नोटबंदी और जीएसटी को लाके इस सरकार ने कहा कि हम इकोनॉमी को बूम करेंगे, आज उसी नोटबंदी और जीएसटी ने पूरी इकोनॉमी को तबाह कर दिया, एमएसएमई सेक्टर को खत्म कर दिया। 20 लाख करोड़ के कोविड पैकेज का क्या हुआ, यह किसी को पता नहीं चला। मुझे एक बात कहनी है कि कांग्रेस सरकार वो सरकार थी जिसने आजादी से लेकर मोबाइल तक आपकी जेब में डाला। आजादी से लेकर मोबाइल तक आपकी जेब में डाला इसलिए ताकि आपको काम मिले, आपका पेट भर सके। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा सिर्फ एक सवाल के साथ कि अगर इसी सरकार में हिंसा के लिए जगह है, मारकाट के लिए जगह है, बलात्कार के लिए जगह है, चोरी डकैती के लिए जगह है, तो फिर रोजगार के लिए जगह क्यों नहीं है? जिन चिरागों से तासुब का धुआं उठता है, जिन चिरागों से तासुब का धुआं उठता है, उन चिरागों को बुझा दो तो उजाला होगा, उन चिरागों को बुझा दो तो उजाला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश ने भी बहुत मेहनत करी है बाकी स्टेट्स के साथ। हमारे अगले साथी होंगे जयेश गुरनानी जी। ये स्टेट स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और इन्होंने कोशिश करी कि इस बार नेशनल में आने के लिए मैं फिर से प्रतियोगिता में भाग लूं। धन्यवाद। टॉपिक क्या इनका? टॉपिक महंगाई पर बोलेंगे जयेश गुरनानी। राम, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरान सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में। राम मंदिर यहाँ बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूं। घायल भारत चीख रहा है, मैं चीख सुनाने आया हूं। घायल भारत चीख रहा है, मैं चीख सुनाने आया हूं। निष्पक्ष न्यायाधीश महोदय एवं इस प्रांगण में उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, 2014 में एक नारा दिया गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। साथियों, उस नारे पर इस देश की जनता ने विश्वास जताया, भरोसा जताया और बनाया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री। परंतु साथियों, आज वही देश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और आज मोदी जी से पूछ रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब कहां हो मोदी सरकार, अब कहां हो मोदी सरकार। 2014 में जो महंगाई डायन हुआ करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी उसी महंगाई को डार्लिंग बता रही है। 2014 में जो महंगाई
एक कठिनाई, एक परेशानी हुआ करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी उसी महंगाई को जनता के विकास में जनता की जनभागीदारी बता रही है। साथियों, 2014 में पेट्रोल की कीमत 70 रुपए लीटर हुआ करती थी, आज वही पेट्रोल 120 रुपए लीटर मिल रहा है। 2014 में डीजल की कीमत 60 रुपए लीटर हुआ करती थी, आज डीजल की कीमत 100 रुपए लीटर पहुंच गई है। 2014 में दूध की कीमत 32 रुपए लीटर हुआ करती थी, आज दूध की कीमत 55 रुपए लीटर हो गई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज इस मंच के माध्यम से मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि अब इस देश की जनता को आधार कार्ड के साथ साथ उधार कार्ड की भी जरूरत है, ताकि वह बढ़ती हुई महंगाई का बोझ सह सके। साथियों, अब समय आ गया है कि हमें अपनी क्रांतिकारी ऐतिहासिक भूमिका को याद करना होगा, क्योंकि हम उस कांग्रेस परिवार से आते हैं जिसने सर कटाना सीखा है, कभी सर झुकाना नहीं सीखा। हम उस कांग्रेस परिवार से आते हैं जिसने लाठी डंडे खाना सीखा है, जिसने कभी पीठ दिखाकर भागना नहीं सीखा। और हम उस कांग्रेस परिवार से आते हैं जिसने सीने पर गोली खाना सीखा है, अंग्रेजों को माफी के पत्र लिखना नहीं सीखा। और अंत में मेरी वाणी को विराम देते हुए, मेरे युवा साथियों में नई हुंकार भरते हुए चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं कि बूंदों ने बगावत कर ली है, कि दरिया अब तेरी खैर नहीं कि बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ, बुज़दिल न समझ कि लहरों ने बगावत कर ली है। अरे हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहां। रे तलवार तुझे झुकना होगा कि गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। जय हिंद, जय भारत। अभी खामोश रहो वो मंजर भी आएगा, अभी खामोश रहो वो मंजर भी आएगा, दरिया को ढूंढता एक दिन समंदर भी आएगा। हमारी अगली साथी होंगी शुचि पाराशर। जरूरी नहीं कि प्रवक्ता और वक्ता हमेशा बहुत आक्रोश के साथ अपनी बात रखें, कभी कभी मुस्कुराते हुए चेहरे भी बहुत कुछ कह देते हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में 2014 में सत्ता को पाने के लालच में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के बेरोजगार युवाओं को झूठे सपने दिखाए। वादा किया 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, नारा दिया बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन यहाँ इस देश के बेरोजगार युवाओं का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उनकी सरकार की नीति में खोट और नियत में बेईमानी रही। अकॉर्डिंग टू CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के तहत इस देश में जुलाई से लेकर अगस्त तक 15 लाख लोग बेरोजगार हुए। जहां जुलाई में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.96% था, तो वही अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगस्त में बढ़कर 8.32% हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के तहत इस देश में बेरोजगारी की वजह से होने वाले आत्महत्या दर भी बढ़ते ही जा रहे हैं। 2016 में 2298 युवाओं ने बेरोजगारी के आगे बेबस होकर अपनी जान दे दी, तो वही दर 2017 में बढ़ के 2404 हो गया। 2018 में 2741, 2019 में 2851। और आश्चर्य की बात तो यह है कि यह दर लगातार बढ़ता ही गया, क्योंकि जुमलेबाजों के हाथ में है सत्ता की डोरी, शिक्षित वर्ग खड़ा नौकरी की ताक में। यहाँ पढ़े लिखे हैं युवा इस देश के, लेकिन बेरोजगारी है हर तरफ, रोजगार कहाँ। समस्त सनातनी हिंदू भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक बनाकर अपने आप को प्रसारित कर रही यह भारतीय जनता पार्टी ने क्या कभी सोचा है कि कैसे एक भारतीय नागरिक अपनी जरूरत में से कटौती करके अपने बच्चों का भविष्य तैयार करता है, और कैसे प्रतिभाशाली बच्चे दिन रात मेहनत करके अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाते हैं। क्या ये सरकार उनके उम्मीदों पर, उनके विश्वास पर खड़ा उतर पाई है? क्या ये सरकार बेरोजगार युवाओं की लंबी फौज तैयार करवाना चाह रही है?
आज अगर हमें ज़रूरत है तो देश के सामने ये सही आंकड़े रखने की, आज अगर हमें ज़रूरत है तो युवाओं को उनका सम्मान देने की, उनको रोजगार देने की। अब आरंभ हमने कर दिया है तो खत्म भी हम ही करेंगे, आरंभ हमने किया है तो खत्म भी हम ही करेंगे। हर असंभव कार्य को संभव कर दिखलाएंगे। कहना हमारा सिर्फ इतना ही था विघ्न और विराम से, कि करके हटेंगे अब या मर के हटेंगे काम से। जय हिंद, जय भारत। जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, मैं खुदा से पहले अपनी माँ को जानता हूँ। अलका दीदी, हम लोग बच्चों को छोड़ छोड़ कर इधर आते हैं। एक हमारी पार्टिसिपेंट हैं, ये भी ऐसे ही, हम वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, श्रेया खंडेलवाल। हेलो। बेरोजगार सरकार की बेरोजगार आवाम। नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रेया खंडेलवाल, कटनी मध्य प्रदेश से। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार, कहती है मोदी सरकार। क्योंकि आज ऊंची ऊंची अच्छी अच्छी डिग्रियां लेने के बाद, सीए एमबीए करने के बाद आज का युवा घर में बेरोजगार बैठा है। पर इस बात से मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि किसी के घर में 2 रोटी पक रही है कि नहीं, चूल्हा जल रहा है कि नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो फर्क इस बात से पड़ता है कि उनकी जेबें भर रही हैं कि नहीं। और इसीलिए मैंने कहा बेरोजगार सरकार की बेरोजगार आवाम, क्योंकि उनके मंत्रियों के पास ही काम करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया है। 2014 में मोदी सरकार ने यह कहा कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहां है वो रोजगार? 2% हमारा बेरोजगारी दर था पहले, आज वो बढ़ के 7.5% हो गया है। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसने। और मोदी सरकार कहती है कि ये बेरोजगारी हटाएंगे, ऐसे हटाएंगे बेरोजगारी। अगर मैं आपसे बात करूं कि 2011 से 12 की, तो पुरुषों की बेरोजगारी की दर जो थी वो थी 8%। आज वही दर बढ़कर हो गई है 18.1%। और ये कहते हैं कि ये बेरोजगारी हटाएंगे। एक तो बेरोजगारी, ऊपर से महंगाई की मार। मोदी सरकार ये कहकर सत्ता में आई कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब अच्छे दिन आएंगे। पर क्षमा चाहती हूं, बदतर दिन आ गए हैं। आज महंगाई इस कदर बढ़ गई है। मैं एक सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक गृहिणी भी हूँ। बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है जब अपने घर के लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए मन मारते हुए देखती हूँ। बस मन से यही आवाज निकलती है, हाय हाय रे मोदी, हाय हाय रे मोदी, ये आपने क्या किया। जो पेट्रोल पहले 70 रुपए का होता था, आज उसे 100 रुपए से ऊपर कर दिया। जो डीजल पहले 55 रुपए का होता था, आज उसे 100 रुपए से ऊपर कर दिया। जो 400 रुपए की गैस होती थी, आज उसे 800 रुपए का कर दिया। इसके अलावा भी एटीएम से पहले पैसे निकालने का कोई पैसा नहीं निकल लगता था, लेकिन आज 3 बार से अधिक अगर एटीएम से पैसा निकालते हैं तो 105 रुपए हर बार लगता है। पहले हमारे देश के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा था, आज हमारे देश के ऊपर 25 लाख करोड़ का कर्जा है। और ये कहते हैं महंगाई हटाएंगे, इनकी क्षमता नहीं है महंगाई हटाने की। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहती हूँ, किस तरह की सरकार आप चाहते हैं, निर्णय आपका है। रोजगार की बेरोजगार। अंत में 2 पंक्तियां सिर्फ अपने युवाओं से कहना चाहती हूँ, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो। संघर्ष का मैदान छोड़कर कहीं मत भागो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता होंगे शिवम शुक्ला।
मंच पर विराजमान आदरणीय शीर्ष नेतृत्व एवं यहाँ मौजूद मेरे युवा साथियों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथियों, वर्तमान वर्ष में हमारे देश की सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। आज हमारी देश को आजादी प्राप्त किए हुए पराधीनता की बेड़ियां तोड़ करके 75 वर्ष से ज्यादा का समय हो चला है साथियों। लेकिन आज हम अगर सही मायनों में इस बात का अवलोकन करें कि क्या 75 वर्ष पूर्ण हमारे आपके पूर्वजों के नेतृत्व में हमारे देश ने जो आजादी हासिल की थी, क्या वह आजादी आज पूर्ण रूप से सुरक्षित है? मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हम क्या देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे देश की आजादी के ऊपर निरंतर आघात किए जा रहे हैं। उस आजादी के ऊपर हो रहे संकट की स्थिति में साथियों, आज हमारी आपकी भूमिका कतई महत्वपूर्ण हो चुकी है कि हम एक प्रकार से पुनः अपने आप को तैयार कर लें कांग्रेस पार्टी के सिपाही होने के नाते, कि हम एक बार फिर से इस आजादी को, पहले हम पाने के लिए लड़े थे, इस बार हमारी लड़ाई इस आजादी को बचाने के लिए हो। तो हम अपने आप को इतना मन से सशक्त बना लें कि हम आजादी को बचाने की इस पुण्य वेदी में अपने प्राणों की, अपने संघर्षों की आहुति चढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें। साथियों, बात 2014 की है, जब प्रधानमंत्री को सत्ता से में आसीन होना था। हमारे देश की आज तक की 75 वर्षों की राजनीति मुख्य रूप से 3 वर्गों को केंद्र में रख के चली है। पहला वर्ग रहा है देश के किसानों का, दूसरा वर्ग देश के जवानों का और तीसरा वर्ग देश के नौजवानों का, हमारे आप जैसे। साथियों, किसानों से इन्होंने वादा किया था कि वर्ष 2022 तक कृषि आय को दोगुनी कर देंगे, लेकिन कृषि आय तो दोगुनी नहीं हुई साथियों। इसके विपरीत कोरोना जैसे भीषण संकट के दौर में जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी थी, तो हमारे कृषकों ने अपने जिजीविषा और अथम्य साहस के बल पर देश में खाद्यान्न का संकट नहीं होने दिया। और उसके बावजूद साथियों, किसानों के ऊपर 3 काले कानून, जब देश की संसद बनती थी, उसका सिविल सोसाइटी घरों में कैद था, बिना कृषि विशेषज्ञों से राय लिए ला दिया गया। लेकिन हुआ क्या साथियों, हमारे किसान भाइयों ने हमें प्रेरणा दी कि अगर संघर्ष किया जाए तो उन लोगों को कई किलोमीटर पीछे धकेला जा सकता है, जो कहा करते थे कि हम अपने कानूनों में 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ साथियों, दूसरा वर्ग जिसके बारे में हमारी देश की सरकार ने तमाम बड़े बड़े वादे किए, वो था सीमा पर लड़ रहे जवानों से। हमारे देश में राष्ट्रवाद के नाम पे निरंतर दावे होते हैं, लेकिन साथियों आज हम देश क्या देख क्या रहे हैं, राष्ट्रवाद की नई नई परिभाषाएं घड़ी जा रही हैं। चीन हमारी सीमा के कई किलोमीटर भीतर तक दाखिल होता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री कह देते हैं कि न कोई अंदर आया न कोई बाहर गया। हमारे 20 जवानों की शहादत को एक्नॉलेज करने में देश की सरकार को 24 घंटे के से ज्यादा का वक्त लग जाता है। इसके साथ साथ साथियों, देश का तीसरा वर्ग था हमारे आप जैसे नौजवानों का। कहा जाता है कि कोरोना संकट ने देश में बेरोजगारी बढ़ा दी, लेकिन साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कोरोना संकट से पहले हमारे देश में बेरोजगारी सन 2019 में 45 वर्षों में सर्वाधिक थी। यह सरकार हमारे आपके हिस्से की संपत्ति, हमारे आपके हिस्से की समृद्धि को चंद पूंजीपति अपने समृद्धि के टापू मित्रों तक बेचना चाहती है। उस स्थिति में आज हमारा आपका कर्तव्य है कि हम इस लड़ाई को अपनी सशक्त करें और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, अभी भले ही यह हमारे लिए एक सत्ता से हम बाहर हैं, चुनौती का समय है, लेकिन हमने अपने पूर्वजों में देखा है कि हमारे देश में महाभारत में पांडवों को वनवास जाना पड़ा था, रामायण में भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा था। तो मैं अपने अंत में इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा कि साथियों, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी और पत्थर, पांडव आए कुछ और निकट, सौभाग्य न सभी दिन सोता है, देखे आगे आगे क्या होता है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थोड़ा ऊंचा नमस्कार, धन्यवाद हमारे देश के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी को, जो एक छोटे से किसान परिवार के लड़के को इस मंच को प्रदान करने के लिए। मैं किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखूंगा। 19 सितंबर को सुबह 8 बजे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आते हैं अपनी मन की बात सुनाने के लिए, क्योंकि उनकी हमेशा से आदत रही है सिर्फ अपने मन की बात सुनाना और किसी के मन की बात नहीं सुनना। वो मंच पर आते आकर कहते हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है, जो मैं किसानों को समझा नहीं पाया और चंद किसानों को समझा नहीं पाया। तो मैं इस देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं कि वास्तविक में आपकी तपस्या में कमी रह गई है कि जो आपके चंद चुनिंदा उद्योगपति भाइयों को किसानों की जमीन छीनकर नहीं दे पाए। वास्तविक में आपकी तपस्या में कमी रह गई है जो आप
इस देश के अन्नदाता को सड़कों पर पड़े रहने पर मजबूर नहीं कर पाए और अपने चंद चुनिंदा उद्योगपति भाइयों को किसानों की जमीन छीन कर नहीं दे पाए? क्या आपको समझने में लगभग 350 दिन लग गए कि किसानों को उसके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए माइनस डिग्री के ठंड में पड़े रहने पर मजबूर होना पड़ा? क्या आपको समझने में 700 किसानों के बलिदान की आहुति लेनी पड़ी कि उन किसानों के परिवार से, उन बच्चों से, उनके बाप, उनके मां, उनके पिताओं को छीन लिया आपने और तब जाकर 350 दिन में आपको यह समझ में आया कि इस देश के अन्नदाता की मांग सही है, ये कृषि कानून हमें वापस लेने पड़ेंगे? तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि जब किसान पहले दिन से बोल रहा था कि ये तीनों कृषि कानून, काले कानून किसानों के विरोधी है, तो आप लड़ाई लड़ने सही थे तो वापस क्यों लिए? ठंड में पड़े रहने पर मजबूर होना पड़ा अपने किसानों के ऊपर? इस बात को मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं क्योंकि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और वो एक जुमला लेकर आते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करने का काम करेंगे, लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आते हैं तो ये किसानों की आय दुगनी करने की बजाय अपने उद्योगपति भाइयों की आय दुगनी करने में लग जाते हैं। जब किसान अपने फसलों की बोनी करता है और जब वो सोयाबीन की बोनी करने लगता है तो 10,000 रुपए प्रति कुंटल के भाव में उसे सोयाबीन खरीदने पर ये मजबूर करते हैं और जब उसकी फसल बेचने का समय आता है तो मात्र 4,000 रुपए कुंटल उसके सोयाबीन की बिक्री होती है। जब डीएपी की बोरी जो 600 रुपए में हुआ करती थी कांग्रेस की सरकार में, उसे 1400 रुपए में करने का काम ये लोग करते हैं। जिस यूरिया की बोरी के अगर भाव नहीं बढ़ा पाए तो उसे 45 किलो की करने का काम करते हैं। 2019 का वो सर्वे आता है और जब ये पहले तो आंकड़ों को छुपाने का काम करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस सरकार के लगातार, कांग्रेस के लोगों के द्वारा लगातार विरोध किया जाता है तो आंकड़े जब बताए जाते हैं तो 10,281 किसान 2019 में आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या एक ऐसा शब्द है जो मानवीय हृदय को झंकोर देने वाला शब्द होता है, लेकिन किसानों को आत्महत्या करने पर यह सरकार मजबूर करती है। जब उसकी फसलों के सही दाम नहीं मिलते, जब मंदसौर में 6 किसान अपने, ये सरकार उनकी छाती पर लात और सीने पर गोली मारने का काम करती है और उनके जब परिवार के जन उनके जब सौ उठाए जाते हैं। मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करूंगा और सभी युवा साथियों को सिर्फ 2 बातों के साथ अपना संबोधन दूंगा कि यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से, अपने हिस्से का दिया हमें खुद जलाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। हमने नारी शक्ति से शुरू किया था और नारी शक्ति से ही मध्य प्रदेश को विराम देंगे। मैं शांभवी शुक्ला को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? पराग शर्मा दीदी। आपने बहुत अच्छा किया। जो आप मुझे मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। जो भी आपने सेलेक्ट किया सब अच्छे हैं। थैंक यू दीदी। वेरी गुड सिलेक्शन प्रोसेस। आई मस्ट थैंक यू। थैंक यू। शांभवी शुक्ला। यहाँ पे एम आई ऑडिबल? यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा प्रणाम और सभी मेरे युवा साथियों को नमस्कार। अन्नदाता का ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। मोदी जी, आप जो ये 3 कृषि कानून वापस लेने का नाटक कर रहे हैं, हम युवा भली भांति समझते हैं क्योंकि चुनाव सर पर हैं। ये नाटक कैसे कर रहे हैं? इनके राज्यपाल राजस्थान में मीडिया में बयान देते हैं, मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री बयान देते हैं कि हम वक्त आने पर तीनों कानून वापस लागू करेंगे। आज आपने हमारे अन्नदाता को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है 2020 में 10,677 किसान ने आत्महत्या करी है। आपने जीएसटी लगा दिया। किसान के लिए जो चीजें उत्पाद होती है, 5% आपने खाद पे लगाया, 18% आपने कीटनाशक दवाई पे लगाया, 12% आपने उपकरणों पर लगा दिया।
मैं आज याद करती हूँ हमारे बापू श्री महात्मा गांधी जी का चंपारण का सत्याग्रह, जो उन्होंने बिहार से चालू कर कर जम्मू से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक, अटक से कटक तक एक एक किसान भाई की आवाज उठाई। ठीक उसी तरह हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, श्रीनिवासन बीवी जी और कृष्णा जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ने पूरे देश में एक एक किसान भाइयों की आवाज उठाई। आप जो ये नाटक कर रहे हैं, मैं आपको मोदी जी ज्ञात कराती हूँ कि पूरी यूथ कांग्रेस के रहते किसान भाइयों की आंख से आंसू नहीं निकलेंगे। हम सड़कों पर फिर आएंगे। जनता की आंख से निकले आंसुओं पर बांध बांधने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है और करती रहेगी। आप हमसे पूछते हैं 70 वर्ष में हमने क्या किया, मैं आपसे पूछती हूँ 17 वर्ष में आपने कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलने के अलावा क्या किया। 2007 में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बनाई थी, उसका नाम बदल के आपने परंपरागत योजना रख दिया। इसमें आपने नया क्या किया? मोदी जी, एमएसपी रेट के तो कुछ अते पते हैं नहीं। आप कहते हैं किसान भाई जिस मूल्य में चाहे अपना अनाज बेच सकते हैं, ये तो हम भी करते थे, आपने नया क्या किया? अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस है तो देश है। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित अमानतुल्लाह खान जी आए हैं, यूपी वेस्ट के यूथ के पूर्व अध्यक्ष। तालियों से स्वागत किया जाए। तालियां कम है, तालियों से स्वागत किया जाए हमारे अतिथि का। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं सम्मानित जूरी का कि आपने हमारे वक्ताओं की हौसला अफजाई करी, जो ये आजीवन नहीं भूलेंगे, ये याद रखेंगे। ये छोटे छोटे गांवों से आए हैं और इनको बहुत हौसला मिलेगा अपने जीवन में इस हौसला अफजाई से कि इनका करियर आगे बढ़ेगा। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ श्री कृष्णा अनवरू जी का, श्रीनिवास बीवी जी का, और उसके साथ साथ मैं नहीं भूलूंगी हमारे स्टेट स्पोक्स पर्सन्स जो थे मध्य प्रदेश के, किस शिद्दत के साथ उन्होंने मेरा साथ दिया और मध्य प्रदेश से इस टैलेंट को सम्मानित जूरी के आगे आज हमने पेश किया। मैं धन्यवाद स्टेट प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस विक्रांत भूरिया भैया का भी करूंगी, किस तरीके से उन्होंने अपनी स्टेट टीम को हमारे साथ जोड़ा और हमें हौसला दिया कि हम दिल्ली में इस मंच पर मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ जितने भी लोग इकट्ठे हैं, हमारे जितने भी सम्मानित नेता हैं, आप सब हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं। मैं राहुल गांधी की सोच के चलते ही आज जम्मू कश्मीर के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट राजौरी से उठकर अगर आज दिल्ली में बात कर रहा हूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच थी। उनकी सोच थी कि राजनीति के बंद दरवाजे आम युवाओं के लिए खोल दिए जाएं। चाहे वो इलेक्शन सिस्टम उन्होंने लाया या फिर यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम लाया, और उनकी सोच को साकार करने का जो उनका सपना था उसको पूरा करने का काम भारतीय युवा कांग्रेस ने किया। हमारे प्रभारी श्री कृष्णा जी, हमारे अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने किया। मुझे पंजाब की जिम्मेदारी दी गई। आपको मैं बताऊं कि जब हम आपको टीवी चैनल्स पर जम्मू कश्मीर के बारे में, देश के बारे में लड़ते देखते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो आपके नाम मैं एक शेर कहूंगा, और जिस तरीके से आप पर झूठे आरोपों से भाजपा झूठे आरोपों पर प्रहार करती है और उसका आप जवाब
बड़ी शिद्दत से देते हैं, हौसले से देते हैं, तो कैंचियां क्या खाक आपको उड़ने से रोकेगी, कैंचियां क्या खाक आपको उड़ने से रोकेंगी, आप पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। आज पंजाब के सर, जब हमने पंजाब में शुरू किया तो एक वर्ड मैंने नया सीखा, मुझे नहीं पता था कि पंजाब में स्पोक्स पर्सन को बुलारे कहते हैं। तो जब हमने वहाँ स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पंजाब हर चीज़ में नंबर 1 है, आप भीड़ इकट्ठी कर लो, आप नारे लगवा लो, लड़ाई करवा लो, लेकिन बोलने में पंजाब हम पीछे हैं। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में घूमे, हमारी प्रदेश की जितनी भी कमेटी है, स्टेट स्पोक्स पर्सन, तो उसमें हम गए। तो आज उसमें से जो हमने लोग चुन के यहाँ लाए हैं, मैं एक बार सबको आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले हमारे आज के जो पहले वक्ता हैं यहाँ, प्रणव धवन जी, उनसे मैं कहूँगा कि वो मंच पर आएं और अपनी बात रखें। प्रणव धवन जी। इफ्तिकार जी, पहले उसका नाम देना जो कह रहा था पंजाब के लोग बोलने में पीछे हैं, बाद में मेरे कान में बताना। जी सर। सर वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन लोगों ने यही कहा। कोई नहीं, हमारी पुलिस बहुत तेज है, पंजाब पुलिस नाम। आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार, आदरणीय जजेस, मेरा प्यार भरा आभार। और आप सभी को मेरा मुद्दा आज का फार्म लॉस पर रहेगा। सत्य पर आधारित श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु प्रहार को। श्री कृष्ण का आदेश सुन गुंजा दे गांडीव की डंकार को। ए पार्थ, तू चादर तान के सोता रहेगा कब तलक, तू उठ जरा अपने शौर्य का परिचय करा संसार को, तू उठ जरा अपने शौर्य का परिचय करा संसार को। साथियों, आज केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने जिस शत्रु के भांति देश में काले कानून लाकर हमारे 62 करोड़ अन्नदाताओं की पीठ पे छुरा मारने का काम किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। साथियों, अपने सिर्फ निजी उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए, और आज बात करें किसानी उपज खेती की, 62 करोड़ किसानों को आज 25 लाख करोड़ के खेती उपज को हथियाने के लिए आज ये 3 कृषि कानून, जो काले कानून देश में लाने का काम किया है, वो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किया गया। मैं नमन करता हूं आज वीर सावरकर को, क्योंकि अगर वो ना होते तो प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके डीएनए में माफी मांगना लिखा है, वो आज देश के लोगों से माफी ना मांगते। साथियों, ये वर्णन योग है, केंद्र में बैठी मोदी सरकार अपनी मारू नीतियों के खिलाफ हमेशा ही किसानों की पीठ पर छुरा मारने का और उनको रोंदने का काम करती आई है। हमारे देश का किनके डीएनए में माफी मांगना लिखा है, वो आज देश के लोगों से माफी ना मांगते। साथियों, ये वर्णन योग है, केंद्र में बैठी मोदी सरकार अपनी मारू नीतियों के खिलाफ हमेशा ही किसानों की पीठ पर छुरा मारने का और उनको रोंदने का काम करती आई है। हमारे देश का किसान आज सड़कों पर 11 महीने तक बैठा रहा। अरे मैं बात करूं तो रामायण की, जहां पे कुंभकर्ण भी महाराज 6 महीनों के बाद जागते थे, आज केंद्र में बैठे वजीर और प्रधानमंत्री मोदी जी 11 महीने और 23 दिनों के बाद जागे हैं। आज ये बात कहने में कहीं गुरेज नहीं कि अपहरण हुआ है कानून का, पूरा सिस्टम है मौन, कातिल ही थानेदार है तो रपट लिखेगा कौन। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपकी इस गलती से आज इस पवित्र आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए हैं। मैं नमन करता हूं, मैं सजदा करता हूं उन सभी माताओं को, हमारी बुजुर्ग बहनों को, हमारे माताओं को और हमारे बुजुर्ग किसानों को, जो इस काले कानून के खिलाफ जिन्होंने स्टैंड लिया और इस किसानी आंदोलन में शिरकत कर आज इन काले कानूनों को रद्द करवा मोदी सरकार के घुटने टेकवाए हैं। साथियों, आज आजाद भारत में यह पहली बार हुआ है जहां पर खेती के ऊपर गब्बर सिंह टैक्स लगाया गया। आज भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जहां ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी और खेती उपज के आज उपहरण पर 5% जीएसटी लगाई गई। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, मत इतराइए मोदी जी आप अपनी झूठी बुलंदियों पर इतना। वक्त के शहंशाह पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है जहां होते थे आलिशान मकान उन शहंशाहों के, आज उनके मकबर भी वही बने हुए हैं, आज उनके मकबर भी वही बने हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं
अर्शप्रीत जी जो कि पंजाब के बठिंडा जिले से ताल्लुक रखते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। अर्शप्रीत जी, और इनका टॉपिक है फार्म्स लॉ। A very good evening, ladies and gentlemen. I shall be talking about farm laws. Mr. Modi recently said that the farm laws are going to be repealed. It's a massive win of democracy over dictatorship and arrogance. But Mr. Modi also added an assertion that it was probably our lack of determination because of which the farmers weren't convinced, which basically means he's still turning a blind eye towards the 700 farmers that have been martyred, the 11 months that have been spent by those farmers at the borders, in scorching heat, in winters, in summers, without electricity, in rains and storms, and he has ignored all of that. And a few BJP leaders that tried to appreciate and talk about the farmers, for example, Mr. Varun Gandhi, he was kicked out of the national executive list. And Mr. Anil Joshi, who's a former union minister who talked of the farmers in favor of them, was removed from the BJP for 6 years. The BJP government has an anti-farmers attitude, and it is not something that we say. The CM Manohar Lal Khattar Sahab of Haryana said to his own workers, disguise yourself as farmers, beat them up with sticks, and I'll make sure that you get bail. And even if you end up spending some time behind bars, don't you worry about it. You'll end up becoming a big leader. Second of all, Mr. Mishra, Home Affairs Minister of State, said to the farmers, if I get serious, I'll make sure that I put you in your place, pick up my past and see where I come from. He was referring to the Section 302 case that is pending against him in the High Court. And he also did this in order to provoke the farmers. And after that, the Lal Sahab of BJP mowed down 5 farmers in Lakhimpur. And it was Madam Priyanka Gandhi ji that went there, an FIR was registered against her. She was put behind bars, but nevertheless, the Honorable Supreme Court took suo moto cognizance of the case and ended up reprimanding the UP government for having delayed the investigation and for having not done it properly. It was the Congress again that compensated the farmers that were falsely implicated in the Red Fort violence. 83 farmers, 2 lakhs per farmer. Second, it was the Punjab government that passed anti-farm bills in order to scrub out the farm laws. Again, it was the Punjab Congress that made sure that the martyrs' families, the kin of those martyrs that have given up their lives for the cause, were compensated and their families were given government jobs. Time and again, the farmers have been asking for their rights, and this time the demands are crystal clear. A legal guarantee of the MSP has to be given. The BJP government has to make sure that the penalizing laws vis-a-vis stubble burning are done away with. Electricity Amendment Bill 2020-2021 is done away with. A memorial is built because of the martyrs and the cause for which they fought and for which they gave their martyrdom. And last but not the least, a legal guarantee of MSP, and the farmers do not trust the BJP because of what has happened back in the day. And until and unless the farm laws are scrapped off in the parliament, the BJP cannot be trusted. At last, I just say, Congress was, is, and will always fight and stand with the farmers of India, and will keep fighting tooth and nail against the BJP government for their dictatorial attitude. Jai Hind. अब जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आपके सामने अपने विचार रखेंगे, हरनीत बरार, उनका टॉपिक है फार्म्स लॉ। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मंच पर आएं। हरनीत बरार। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हरनीत बराड़ उस धरती तो आनी है, उस सूरवीरे योद्धियां की धरती तो आनी है। जदों भी इस देश विच किसी हंकारी राजे का राज हुंदा है, उन्होंने हमेशा उन्होंने मूँह तोड़ जवाब दिता है। तो पंजाब एक इहो जी धरती है जिन्हें जदों भी कदे इत्थे देश च संकट पैदा हुंदी है, वो हमेशा उठदा है ते आपदी आवाज़ नूं बुलंद करदा ते हक सच की लड़ाई लड़दा है। ते उही हंकारी राजा 19 नवंबर नूं फिर एक टीवी ते फ्रेम च आया, महंगियां पोशाकां पा के
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 700 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਵਗਦਾ ਸੀ, 2-2 ਫੁੱਟ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ, ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ 1965 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਆਡੀਅנס ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਧੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ 2024 ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਡੋਰਾ ਹਰ ਮੋੜ, ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। आखिर एक युवा कार्यकर्ता होने नाते मैं एक गल कहना चाहनी है मोदी जी ਨੂੰ, देखना चाहते हो अगर आप हमारे उड़ने की ताकत, मोदी जी देखना चाहते हो अगर आप हमारे उड़ने की ताकत, तो आसमान को और ऊंचा किया जाए। धन्यवाद। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है बलकरण जी फरीदकोट से। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मंच पर आएं और आपके सामने अपने विचार रखें। बलकरण जी। बेहिम्मते शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले तां उग पैंदे ने, सीना पाड़ के पत्थरां दा। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਵਿਖਾਈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ नौजवान होने के नाते प्रधानमंत्री जी सवाल करदा है, तुसी पिछले 7 साल की दिता? कानून कानून ते कानून। साडे देश दे अन्नदातावां नूं तुसी लाखां दी गिणती विच दिल्ली दियां बरूहां ते 365 दिन परिवारां समेत सड़कां ते रोलिया। की तुसी 1 मिनट दी मुआफी मंग के अपनी इस गल तो, इस गलती तो खड़ा छड़ा सकते हो? तुसी धक्के नाल देश दे किसानां ते कानून थोपे, जिहड़ी तुसी लंबे समय तो अराग अलाप रहे हो कि कांग्रेस पार्टी ने देश नूं की दिता। तो मैं एक नौजवान होने के नाते तुहानूं पुछदा कि देश दे विच कांग्रेस पार्टी ने राइट्स दिते, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हक दिते, तुसी की दिता? तुसी कानून थोपे और वो कानून थानू वापस लेने पे। 26 नवंबर की देश व्यापी हड़ताल दे विच 250 मिलियन तो वध लोगों ने तुहाडे इस कानूनां दे खिलाफ आवाज बुलंद की और तुहानू संसद दे विच बैठ के माफी मंगनी पई। और मैं एक गल होर कहना
कि देश दे किसानां दा तुसी हर रोज 3 टाइम आपदे देश के लोगों के दिते हुए महल दे विच खाना खाने हो और खाना खाते हुए थोनू शर्म होनी चाहिए है कि साडे देश के किसान तुहाडी दिल्ली दियां बरूहां ते बैठे रोल रहे ने और तुसी उस किसानां तो जो पिछले लंबे समय तो रोलिया उन्होंने दा जिहड़ा समा बर्बाद किया ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਤਾਂ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ। हमारे अगले पार्टिसिपेंट है गुरमीत सिंह जी। मैं गुरमीत सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। गुरमीत सिंह जी ये खन्ना जिले से आते हैं, आपके खन्ना जिले से। जिथे मेहनत दे भुखे पिंडिया ने पंजां दा पानी पीता है ताइयों तां साडे इश्कां ने यारी नूं जिंदा कीता है। जिथे भी हुक्म हजूर हुंदा पानी दी थां रत डोलीए ओ असी उस पंजाब दे पुत्तर हां, पंजाबी साडी बोली है। परम सत्कारयोग साथियों, आजादी दे महानायक राजा महात्मा गांधी जी ने इस चरखे नूं चला के पूरी दुनिया नूं स्वै रोजगार ते आत्मनिर्भर होने दे लई प्रेरित किया। साडे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने साडे देश नूं नवे भारत दा निर्माण करदियां होया 5 साली प्रोग्राम दिता जिहदे विच नवे रोजगार दे साधन पैदा कीते और इत्थे ही बस नहीं पूरी दुनिया नाल उन्होंने वादा किया सी कि मैं ऐसे भारत दा निर्माण करांगा जिन्हों पूरी दुनिया वेखेगी। IIT ITI और ऐसे साडियां जिहड़ियां संस्थावां ने एम्स वर्गियां संस्थावां नूं उन्होंने इत्थे नवी राह दे के साडे मुल्क दे नौजवानां नूं अनेकां जिहड़े लखां करोड़ां रोजगार दे साधन दिते और लाल बहादुर शास्त्री जी ने दुध उत्पादना और खेती दे विच हरी क्रांति लिया के एक नवे रोजगार दे साधन दिते। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी दूरदृष्टि सोच दे नाल बैंकिंग सिस्टम दे विच सुधार करके अपने 20 नुकाती प्रोग्राम दे नाल लखां करोड़ां लोगां नूं जिहड़ा रोजगार दे नाल जोड़िया और समय समय ते हुण तक चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह दी सरकार होवे, श्रीमती सोनिया गांधी जी दी सरकार होवे, मनरेगा वर्गियां स्कीमां और पूरी दुनिया नूं सद्दा दिता इत्थे निवेश करके रोजगार नूं पैदा करन दे लई। अज बड़े शर्म दे नाल कहना पै रिहा है भारतीय जनता पार्टी दी मौजूदा हुकूमत ने साडी बेरोजगारी दी जिहड़ा दर दे विच इतना वाधा कर दिता ओहदे पिछे उन्हां दी फिरका परस्त जहरी सोच है जो कि साडे देश दे अंदर एक चंगा माहौल पैदा ही नहीं होण दित्ती। उन्हां दा बिना सिस्टम तो GST देना, उन्हां दा नोटबंदी लागू करना और कोरोना दे टाइम उद्योगां और व्यापार दे विच उजाड़ू जिहड़ा है नीति लैके आना, चाहे काले कानूनां दे नाल पूरे हिंदुस्तान दे किसानां नूं डिस्टर्ब करना, ये सारा कुछ उन्हां दी जहरी सोच है। इस करके असीं कहना चाहुंदे हां कि मेरे देश मोदी पा के बैठा सिर ते ताज डकैती दा, ऐसे करके 4 चफेरे होया राज डकैती दा। यह बुढ़ा जो भी सोची जावे शाह दी भरी तिजोरी दा, पर इस वार ते लेना पैना हिसाब किताब डकैती दा, इस वार ते लेना पैना हिसाब किताब डकैती दा। साथियों अब भी वक्त है, जाग जाओ हिंदुस्तानियों वरना लुट जाओगे। बिक चुकी है हुकूमत, नहीं तो तुम भी बिक जाओगे, तुम भी बिक जाओगे, तुम भी बिक जाओगे। कोई कह दो हुकूमत से कि वो बहुत बड़ी भूल कर रही है, माली जिंदा है गुलशने हिंद के वो होने नहीं देंगे, हुकूमत क्यों गुलिस्तां को फूल फूल कर रही है। सैकड़ों रंग हैं गुलशने हिंद में मगर पहचान 3 रंगों से है। सैकड़ों रंग हैं गुलशने हिंद में मगर पहचान 3 रंगों से है, हुकूमत क्यों तिरंगे को त्रिशूल कर रही है। कोई कह दो हुकूमत से कि वो बहुत बड़ी भूल कर रही है,
मिट्टी लाल है गुलशने हिंद की, रंग लालों का मिला है, रंग एक था सबका, फूल हर रंग का खिला है। हुकूमत क्यों इस मिट्टी को धूल धूल कर रही है? कोई कह दो इस हुकूमत से कि वो बहुत बड़ी भूल कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जिए कांग्रेस। पाजी पूरे वट कटते मजा आ गया। पूरे एक छोटा जिहा सुझाव मैं गल कर रहे थे भाई साहब ना, तुसी बहुत अगे जाना है, सच्चे पातशाह करे बहुत बड़ा नेता भी बने, हिंदी च कहते हैं ताकि सबको समझ आ जाए। आपने बहुत आगे जाना है, भगवान करे आपको बहुत तरक्की मिले, मुझे पूरा यकीन है आप यहाँ नियुक्त भी हो जाओगे। एक गल, वन थिंग, पब्लिक बहुत सेंसिटिव होंगी है, पब्लिक इज वेरी सेंसिटिव। पता नहीं किस बात का राय का पहाड़ बना दे। जो आप हुकूमत बिक जाएगी, आप भी कब बिक जाओगे? बहुत जोरदार लाइन है, मेरे च भी पूरा जोश आ गया। पर आप पब्लिक नू कभी आरोप नहीं पाना कि पब्लिक बिक जाएगी, जाग जाओ नहीं तो आप बिक जाओगे। दिस सेंड्स अ नेगेटिव मैसेजिंग ऑन टीवी दैट वी आर एक्यूजिंग द पब्लिक ऑफ समथिंग। लाइन बहुत अच्छी जबरदस्त है, मैं भी चेप लूंगा रैली पर, बट बी केयरफुल ऑफ दैट। थैंक यू। मैं यहाँ पर 1 मिनट, पंजाब के गुरमीत 1 सेकंड इजाजत हो तो श्रीनिवासन भाई, हम लोग यहाँ पर स्पोक्स पर्सन चुनने के लिए बैठे हैं, बट उसी के साथ हमें देखने में आ रहा है गुरमीत जी को सुनकर जिस तरह से भावनाओं से भरकर इन्होंने बोला है, तो मुझे लगता है यहाँ से अगर आप स्टार कैंपेनर्स, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, 117 सीटों पर चुनाव है, और इस तरह के अगर युवा स्टार कैंपेनर्स बनकर पंजाब की 117 सीटों पर आप वहीं पर भेजेंगे तो मुझे लगता है चुनाव में भी बहुत बड़ा फर्क डालेंगे। तो मुझे लगता है आपका पूरी इसका इस्तेमाल काबिलियत को पार्टी को करना चाहिए चुनावी मंचों से। धन्यवाद। अभी पंजाब के इंचार्ज मुकेश कुमार जी ने बताया कि गुरमीत सिंह जी को अपेंडिक्स की बहुत बड़ी तकलीफ थी, उस तकलीफ में भी इंजेक्शन लेकर उन्होंने यंग इंडिया के बोल में पार्टिसिपेट किया है और अपनी बात पूरे जज्बे के साथ रखी है। सर ये रात को आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं और सुबह ये स्पेशली इसके लिए आए हैं। हमारे जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं रॉबिन सिंह बुल्लर, उनका टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पर आए और अपने विचार रखें। रॉबिन सिंह बुल्लर। सत श्री अकाल, नमस्कार सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ जिस मुद्दे ते विचार करना आया वो मुद्दा सिर्फ रोजी रोटी का नहीं, मुद्दा है खुदकुशियां का, मुद्दा है नशियां का, अपराधां का, मुद्दा है बेरोजगारी का। अज 2018 दे विच जदों 90,000 असामियां रेलवे दियां आईयां तां ओहदे लई 2.5 करोड़ उम्मीदवार आए, लगभग एक असामी लई 300 ते उन्हां चों 299 पता नहीं इन्हां गलत रावां दे विच फस गए होणगे, धस गए होणगे। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी दे आंकड़ियां मुताबक इसे साल दे इसे वरे दे जुलाई विच बेरोजगारी दर 6.95% सी ते अगले ही महीने ਉਹਦੇ ਚ इजाफा होके 8.32% हो गई। खैर सरकार दी मेहरबानी दे नाल ਇਹ बेरोजगारी दरां सानू अगले समय दे विच नहीं देखण नूं मिलणगीਆਂ, क्योंकि ਇਹ सरकार मेहरबान होई लेबर सर्वे रद्द कर दिता गया। दुनिया तो देश की बेरोजगारी छुपाउण दे लई ठीक उसे तरह जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे वेले गरीबी छुपाउण लई देश विच कंधां उसारीਆਂ गईयां, जे इस देश की सरकार नूं बेरोजगारी गरीबी छुपाउण लई इन्नी हद तक हुंदी है दुनिया भर दे विच, तां मैं एक सवाल करदा कि इन्हां नूं उदों हद तक क्यों नहीं हुंदी जदों गुलाबी नोटां दियां गत्थियां दे के महंगे कॉलेजां विच कोचिंगां लैके साडे नौजवान पढ़ लिख के उन्हां नूं मोदी जी कहंदे आ पकौड़े तलिए। किन्नी सानू रज्जा हुंदी है इस नाल, उदों इन्हां नूं हद तक क्यों नहीं हुंदी? मैं अज दस देना चाहुंदा कि साडे देश दे विच
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਿਟਲਰ, ਗੱਦਾਫੀ, ਈਦੀ ਅਮੀਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 80 ਲੱਖ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੋਈਆਂ। 1.25 ਕਰੋੜ ਖੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੋਈਆਂ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ जेब में पैसा नहीं, डिग्री लिए फिरता हूं, दिनों दिन अपनी ही नजरों में गिरता हूं। कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए। बेरोजगार हूं साहब, मुझे रोजगार चाहिए। बेरोजगार हूं साहब, मुझे रोजगार चाहिए। ते इन्हां सब नूं बदला लियाउण लई 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ तख्त बदल दिओ, ताज बदल दिओ, बेईमानां दा राज बदल दिओ। धन्यवाद। आज पंजाब स्टेट से हमारे जो लास्ट पार्टिसिपेंट हैं वो है मनप्रीत कौर। इनका टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वह मंच पर आए और अपने विचार रखें। मनप्रीत कौर। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਈਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਲੀ ਰਾਜ, ਇੰਦਰਾ ਨੂਈ, ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। पर जे गल करिए महिला सुरक्षा दी तो आंकड़े बहुत ही शर्मनाक हैं। वूमन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग 170 देशों की लिस्ट दे विच भारत 148वें नंबर ते है, जिहड़ा कि बहुत ही शर्मनाक गल है। क्योंकि बीजेपी सरकार ने महिला सुरक्षा के नाँ ते महिलावां नूं मजबूत करन दे नाँ ते जिहड़े भी वादे कीते वो सारे ही खोखले साबित होए। ਅੱਜ जो महिला सुरक्षा के नाँ ते महिलावां का शोषण हो रहा है तुहाडे सारियां दे सामने है। चाहे गल यूपी की होवे, MP की होवे, दिल्ली की होवे, चाहे महाराष्ट्र की होवे। दिल्ली दे विच केजरीवाल ने राजधानी नूं रैप कैपिटल बना के रख दिता। आए दिन उत्थे औरतों का शोषण हो रहा है और गल करदा है दिल्ली के खोखले मॉडलों की। किहड़े मॉडलों की जिथे आए दिन मासूम बच्चियां दा रेप होया जांदा आ, मासूम बच्चियां नूं मारिया जांदा आ, औरतां दा बेहिसाब शोषण हो रहा है। जे गल करिए यूपी दी तां की कहने, हर गल दे विच नंबर 1। चाहे हाथरस कांड होवे, उन्नाव कांड होवे, ते उत्थे ही साडे देश के गृह मंत्री अमित शाह आके रैलियां दे विच बोलदे आ कि योगी सरकार दे वलों 90% काम जड़े पूरे किए गए। मैं उन्होंने ये पूछना चाहती हाँ कि तुसी केड़े 90% कामां दी गल करदे हो, केड़े तुसी काम कीते आ हत्यावां, बलात्कार, औरतां दे शोषण तो सिवा। जदों हर रोज़ अजिहियां घटनावां हुंदियां तां मन नूं झंजोड़ के रख दिंदियां कि क्यों साडा कानून अजे तक इन्ना सख्त नहीं होया कि इन्हां दरिंदियां ते नकेल कसी जाए। पर इत्थे प्रश्न ये है कि नकेल कसे कौन? वो सरकार जो महिला सुरक्षा के नाँ ते खोखले वादे करती है, वो सरकार जिन्हां दे मंत्री खुद औरतों का शोषण करते हैं। जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आई तो मोदी सरकार ने 56% हिस्सा इसका अपनी मशहूरियां ते लगा दिता। जे निर्भया फंड की गल करा तो कुल 300 करोड़ रुपया जिहड़ा कि रेप नाल पीड़ित औरतां नूं और एसिड अटैक पीड़ित औरतां नूं एक हैल्प की वजह देना सीगा, वो इन्हां ने 1 रुपये स्कीम के तहत खर्च नहीं किया। सो लोड़ है सानू एक अजिही सरकार दी, एक अजिहे रोल मॉडल दी जो औरतां नूं सशक्त बनाउण दे विच, औरतां नूं मजबूत करन दे विच फैसला लवे। और वो सरकार कांग्रेस सरकार तो बिना होर कोई नहीं हो सकती, क्योंकि बदहाली ते बेबसी दे विच जी रही इस जनता दी आखिरी उम्मीद कांग्रेस सरकार है।
मैं एक महिला के तौर पे मोदी सरकार नू कहना चाहती हूँ, अब तराशने दो मुझको मुझे अपने तरीके से, अब तराशने दो मुझको मुझे अपने तरीकों से, क्योंकि तुम्हारे तरीकों ने तो मुझे चूर चूर ही कर दिया, तुम्हारे तरीकों ने तो मुझे चूर चूर ही कर दिया। थैंक यू।